हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री, जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसकी यूनिट 4 करेंगे आज मैं, क्योंकि यूनिट 4 के लिए बच्चों की कमेंट आई थी कि मैम यूनिट 4 पर वीडियो बना दीजिए, तो आज हम यूनिट 4 करेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। रंग भेद जो है वो 1948 और 1994 के बीच दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसमें गैर गोरों का नस्लीय अलगाव था। और इस प्रणाली के तहत गैर गोरों को अधिकारों के बहुत कम दिए जाते थे, उनको अधिकार बहुत कम दिए जाते थे और गोरों का ही वर्चस्व था, गोरों को ही पास ही ज़्यादा अधिकार थे और गोरों को ही वहाँ ज़्यादा दबाव था। हालांकि दक्षिणी अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव जो थे वो पहले के समय में भी थे, बट 1948 के बाद उन्हें आधिकारिक रूप में अपनाया गया, आधिकारिक रूप दे दिया गया 1948 के बाद। 1948 से पहले भी थे बट वो आधिकारिक नहीं थे, लेकिन 1948 के बाद उन्हें आधिकारिक रूप में अपनाया गया। आधिकारिक नीति के रूप में रंगभेद 1948 में अपनाया गया, जब राष्ट्रीयवादी पार्टी सत्ता में आई थी। जब राष्ट्रीयवादी जो पार्टी थी वो सत्ता में आई थी, उन्होंने 1948 में रंगभेद की नीति को आधिकारिक रूप से अपनाया। इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति दक्षिणी अफ्रीका द्वारा दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका, जिसे बाद में निमाम्बे कहा जाता था, में अपनाई गई थी। जब उस पर दक्षिणी अफ्रीका का कब्जा था, जब उस पर दक्षिणी अफ्रीका का कब्जा हुआ, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर उसका कब्जा हुआ, तो उसको भी वहाँ पर भी गोरों कालों का वो चलने लगा, गैर गोरों का वचन, और उनके साथ भेदभाव हुआ और उन्हें भौगोलिक रूप से कुछ स्वयं शासित मातृभूमि तक ही सीमित कर दिया गया, जिन्हें बंटू स्तन कहा जाता है, जिनको बाद में क्या कहा जाता है, बंटू स्तन कहा जाता है। और जो ये रंग भेद था वो जेंडर में भी आयाम हो गया, जेंडर में भी अपनाया गया। जो रंग भेद के प्रचारक जो गोरे पुरुष थे, वो आश्वेत पुरुषों को शहरी क्षेत्रों में काम देकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते थे, उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे। और उन्होंने बाद में यह महसूस किया कि जो आश्वेत पुरुष हैं उनको कंट्रोल में तभी किया जा सकता है जब आश्वेत महिलाओं को भी कंट्रोल में किया जाए। उनको आश्रित महिलाओं को भी कंट्रोल में करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह वे लोग थे जो पुरुषों के परिवार की देखभाल कर सकते थे, क्योंकि वो लोग थे जो कि अपने परिवार की देखभाल कर सकते थे। जब असवैध पुरुष बाहर काम करने के लिए जाते थे और इसके साथ साथ वे सस्ते कार्यबल का भी स्रोत थे, यानी कि वो सस्ते में काम कर देते थे, कम पैसों में ही वो काम कर सकते थे जो असवैध पुरुष थे। इसलिए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया था, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था। और उन्होंने अपने मातृभूमि गृह भूमि से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और उनको मातृभूमि से, अपनी गृह भूमि से वो घर के बाहर नहीं जा सकती थी, उनको ये अनुमति नहीं थी महिलाओं को। जब उनके पुरुष पलायन कर गए, यानी दूसरी जगह जब वो काम करने के लिए गए, तो जो वहाँ की महिलाएं थी उनको अत्यधिक भीड़भाड़ और उजड़ा ग्रामीण इलाकों में अपने परिवारों को बनाए रखना था और अपने बच्चों को जातीय अंतर की भावना पैदा करते हुए कार्यबल को सस्ते में काम करना था, उनको सस्ते पैसों में करना था। हालांकि रंग भेद की यह जेंडर दृष्टि ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी, लेकिन रंग भेद की जो ये जेंडर स्थिति थी वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, थोड़े समय में ही ये समाप्त हो गई, क्योंकि इससे आश्रित महिलाओं से गहरा विरोध मिला, क्योंकि इसमें आश्रित महिलाएं जो थी उनका गहरा विरोध मिला। इसका कारण ये हुआ कि जो महिलाएं थी उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी अश्वेत महिलाओं को, बट वो फिर भी काम ढूंढने के लिए शहर से बाहर चली गई, जहाँ पर उनको जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। रंग भेद की व्यवस्था का विरोध करने के लिए महिलाएं विभिन्न आयामों पर संगठित हुई, और रंग भेद का विरोध करने के लिए महिलाएं जो थी वो विभिन्न आयामों पर संगठित हुई, एकजुट हुई, और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और वे माताओं के रूप में संगठित हुई, एकजुट हुई, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए उन्होंने सुरक्षित भविष्य की मांग की। एक सामूहिक बल के रूप में महिलाओं के संगठन का रंग भेद की व्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा, और अतः इसके अंत का कारण बना। जब उन्होंने विरोध किया, वो एकजुट हुई, तो इसका कारण क्या हुआ कि जो रंग भेद था उसका समाप्त होने का कारण भी बना, उसका अंत होने का कारण भी बना। रंग भेद के विरोधी आंदोलन में उनके सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिलाओं के योगदान को
अक्सर अनदेखा किया जाता है कि रंग महिलाओं ने अपने एकजुट हुई, उन्होंने उसका विरोध किया, बट उनको अभी भी उनके योगदान को अक्सर अनदेखा माना जाता है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाती है। और इससे महत्वपूर्ण ये नहीं माना जाता है, महिला समूह के योगदान को पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, और महिला समूह के योगदान को पूर्ण रूप से उनको स्वीकार नहीं किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसका कारण यह भी है कि मुख्य धारा का ध्यान मुख्य रूप से निजी क्षेत्र पर था, कि मुख्य धारा का जो ध्यान था वो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र पर था। लेकिन रंगभेद विरोधी आंदोलन में महिलाओं के योगदान को विस्तार से समझने से पहले यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे पास रंगभेद की समस्या का एक प्रासंगिक और ऐतिहासिक विवरण हो, जब भी हम महिलाओं के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। रंगभेद का इतिहास। अब क्या हिस्ट्री रही है रंगभेद की। दक्षिण अफ्रीका की जनसंख्या की 1,10,00,000 अफ्रीकी, 1,50,000 आश्वेत, 5 लाख भारतीय और लगभग 32 लाख श्वेत थे। श्वेत आबादी को डच और हुगेनोट्स के वंशज, जिनको अफ्रीकन्स की विशिष्ट पहचान और संस्कृति, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा बनाई गई थी। अंग्रेज यूनाइटेड पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, और अंग्रेज जो थे वो यूनाइटेड पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जो राष्ट्रवादी पार्टी का मुख्य विरोधी था। अफ्रीकी बंटू बोलने वाले लोग थे। इनमें लगभग 59% आबादी थी, लेकिन उन्हें केवल 13% भूमि आवंटित की गई थी। बांटी गई थी, जिसमें कि 69% आबादी थी, लेकिन उन्हें केवल 13% भूमि ही आवंटित की गई थी, उन्हें 13% भूमि ही दी गई थी। इसलिए जो सीमित स्थान उन्हें मिला था, उसके कारण वहाँ बने रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए जो उन्हें कोई स्थान मिला था, वहाँ पर रहना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वहाँ रहना। ऐसी परिस्थितियों ने उन्हें काम के लिए अपनी जगह से बाहर शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया, और इसी के कारण जब उनके पास आबादी तो ज़्यादा थी, पर जो रहने के लिए जगह दी गई थी वो बहुत कम थी, इसीलिए उनको बाहर जाकर काम करने के लिए जाना पड़ा, बाहर जाकर उन्हें काम करना पड़ा, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वो वहाँ पर उनका गुजारा करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। महिलाओं को काम पर बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया था। महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, उनको बाहर नहीं जा सकती थी महिलाएं, और उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया था, कि वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, वे घर के क्षेत्र में ही रहें, वो घर से बाहर ना निकलें। उनका आंदोलन इस अर्थ में प्रतिबंधित था क्योंकि उन्हें बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ अपने सामान्य घरेलू कामों के अलावा अधिक कार्यबल का उत्पादन करना था। इस तरह से गोरों ने अश्वेत पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नियंत्रित किया। इसी तरह जो गोरे थे, उन्होंने जो अश्वेत पुरुष थे, उनके साथ साथ उनकी जो महिलाएं थी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी कंट्रोल में रखा। उन्होंने अश्वेत पुरुषों को केवल श्रम की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति दी। उन्होंने केवल पुरुषों को, जो अश्वेत पुरुष थे, उनको केवल काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए ही, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही शहरी स्थानों में एंट्री करने के लिए अनुमति दी, और किसी काम के लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने कानूनी रूप से महिलाओं की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया, और उन्होंने जो महिलाएं जो बाहर जा सकती थी, उनको कानूनी रूप से प्रतिबंध कर दिया कि वह बाहर नहीं जा सकती हैं महिलाएं। उन्हें इस सस्ते श्रम की निर्बाधित आपूर्ति मिल सके और महिलाएं इस तरह के अधिक सस्ते श्रम को पूर्ण पैदा कर सके, उन्हें समृद्ध होने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को समृद्ध होने की अनुमति नहीं थी। और दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद का जो इतिहास का अध्ययन किया गया था, आमतौर पर इसी टाइम पे किया गया था जब राष्ट्रवादी पार्टी जो थी वो सत्ता में आई थी। और ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1948 में राष्ट्रवादी पार्टी के सत्ता में आने से बहुत पहले दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद किया जाता था। रंग के आधार पर नस्लीय श्रेष्ठता के व्यापार में थी। रंग के आधार पर
के सिद्धांत का उपयोग दक्षिणी अफ्रीका में जर्मनों द्वारा किया गया था, जो यहूदियों के खिलाफ भेदभाव की नाजी की नीति के अनुरूप था। नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा अभ्यास में लाई गई रंग भेद की नीति मुख्य रूप से जर्मन सिद्धांत का प्रतिबंधित थी। जब 1948 में नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो उसने कानूनी, प्रशासनिक से लेकर सामाजिक और आर्थिक तक लगभग सभी क्षेत्रों में नस्लीय भेदभाव की नीति अपनाई। जब 1948 में नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो सत्ता में आई, उसने कानून से लेकर सामाजिक, आर्थिक लगभग सभी क्षेत्रों में नस्लीय भेदभाव की नीति को अपनाया। राष्ट्रवादी पार्टी के शासन की अवधि के दौरान कई भेदभावपूर्ण कृत्य पारित किए गए थे जो रंग भेद की उनकी नीति के अनुरूप थे, और 1949 में मिश्रित विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार श्वेत और अश्वेत के बीच विवाह को कानून के तहत अवैध और दंडनीय बनाया गया था। यानी कि जो श्वेत थे, जो गोरे थे, जो गैर गोरे थे, उनके विवाह, उनके बीच में अगर विवाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, तो उसको गैर कानूनी माना जाएगा और उनके लिए उनको दंड भी दिया जाएगा। श्वेत और अश्वेत के बीच यौन संबंध और यहाँ तक कि उनके बीच चुंबन भी 1950 में अनैतिक अधिनियम के साथ अवैध हो गया था, और श्वेत और अश्वेत के बीच यौन संबंध और यहाँ तक कि उनके बीच अगर वो किस करते हैं उसको भी अनैतिकता अधिनियम के तहत अवैध माना गया था, इलीगल माना गया था। 1950 के जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम ने दक्षिणी अफ्रीका की पूरी आबादी को नस्ल के आधार पर वर्गीकृत किया, और 1950 में जब जनसंख्या पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस अधिनियम में दक्षिणी अफ्रीका की जो पूरी आबादी थी उसको नस्ल के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया था। 1958 में सत्ता में आए दक्षिणी अफ्रीका के प्रधानमंत्री डॉक्टर वारवर्ड ने हाउस ऑफ असेंबली में कहा, सबसे सरल रूप में समस्या इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम दक्षिणी अफ्रीका के स्वायत्त रखना चाहते हैं। इसे स्वायत्त रखने का अर्थ केवल एक चीज हो सकती है, स्वायत्त वर्चस्व, नेतृत्व नहीं। इसके रखने के लिए, स्वायत्त रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि स्वायत्त वर्चस्व होना चाहिए, गोरों का ही वर्चस्व होना चाहिए, गोरों का ही बोलबाला होना चाहिए। नेतृत्व नहीं, मार्गदर्शन नहीं, बल्कि नियंत्रण। नेतृत्व नहीं होना चाहिए, मार्गदर्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, सर्वोच्चता। अगर हम सहमत हैं कि यहाँ लोगों की इच्छा कि स्वायत्त व्यक्ति को स्वायत्त वर्चस्व बनाए रखकर खुद की रक्षा करना जारी रखने में सक्षम होना चाहिए, हम कहते हैं कि इसे विभाजित विकास से हासिल किया जा सकता है। इसको जब भी हासिल किया जा सकता है जब विभाजित किया जाएगा, विभाजित विकास होगा जब भी इसको हासिल किया जा सकता है। नेशनलिस्ट पार्टी ने पार्टी के सिद्धांतों में निम्नलिखित बयान दिए, और नेशनलिस्ट पार्टी ने पार्टी के सिद्धांतों के पर निम्नलिखित बयान दिए। या तो हमें समानता की नीति का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ अतः श्वेत जाति के लिए राष्ट्रीय आत्महत्या होगा। या तो हमें समानता की नीति का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ क्या होगा कि जो श्वेत जाति है उसके लिए राष्ट्रीय आत्महत्या होगा। हमें रंग भेद के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे प्रत्येक जाति के चरित्र और भविष्य की रक्षा की जा सकेगी। हमें रंग भेद के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक जाति के चरित्र और उसके भविष्य की रक्षा की जा सकती है। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथाओं ने संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को मजबूर किया। रंग भेद के भेदभावपूर्ण प्रथाओं के लिए शुरुआती वर्षों के संयुक्त राष्ट्र के अनुस्मारकों के दौरान दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों की अवहेलना की और अपने भेदभावपूर्ण प्रथाओं को जारी रखा। उन्होंने राष्ट्रीय संयुक्त के जो नियम थे उनकी अवहेलना की, उनको नहीं माना, और अपने ही जो उनके भेदभावपूर्ण प्रथाएं थी उनको ही जारी रखा। और यह बहुत आम बात नहीं थी, किसी भी सरकारी नीति पर उस तरह का ध्यान दिया जाता। ये कोई आम बात नहीं थी जिसके कि सरकार की कोई भी नीति थी उस पर उसको ध्यान दिया जाता, जो दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने नस्लीय नीति को मिला था। और ये रंग भेद की जो स्थिति थी वो इस तरह फैल गई थी कि देश के विभिन्न हिस्सों में, क्षेत्रों में इसी की चर्चा की जा रही थी, इसी के बारे में बात की जा रही थी। संघर्ष अश्वेत बहुमत और श्वेत अल्पसंख्यकों के बीच था, और संघर्ष जो था वो
अश्वेत बहुमत और जो श्वेत थे अल्पसंख्यक थे उनके बीच में था संघर्ष, और संघर्ष का मूल उद्देश्य था श्वेत अल्पसंख्यकों द्वारा अश्वेतों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। जो गोरे लोग हैं उनका गैर गोरों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ डिफरेंस नहीं करना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। अश्वेतों का बहुमत था, लेकिन फिर भी उनके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उचित हिस्सा नहीं था। लेकिन फिर भी उनके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी उचित हिस्सा नहीं था अश्वेत लोगों के पास। हालांकि रंगभेद की नीति के शुरुआती वर्षों के दौरान अन्याय को व्यापक रूप से मान्यता दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ संयुक्त राष्ट्रीय बहुमत कुछ नहीं कर सका और वास्तव में दुनिया के इस हिस्से में न्याय सुनिश्चित करने में विफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्रीय समुदाय था वो भी कुछ नहीं कर सका, और रियलिटी में ये हुआ कि दुनिया के इस हिस्से में न्याय जो था वो सुनिश्चित में विफल हो गया, फेल हो गया। हालांकि दक्षिणी अफ्रीका के जो उत्पीड़न लोग थे, यानी कि जो पुरुष और महिलाएं थी, अश्वेत पुरुष और महिलाएं थे, उन्होंने संघर्ष जारी रखे, और इसका परिणाम ये निकला कि उनको अंत में जाकर जो भेदभावपूर्ण प्रथा थी उसका अंत हो गया उनके संघर्षों के जरिए। दक्षिणी अफ्रीका के लोगों जो सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध कर रहे थे, उन्हें विश्वास था कि किसी भी तरह से संयुक्त राष्ट्र उन्हें इस नस्लीय अन्याय से बाहर निकाल देगा, और उन्हें ये विश्वास था, ये बिलीव था कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो उन्हें इस नस्लीय भेदभाव से के अन्याय जो हो रहे हैं उनके साथ उससे बाहर निकाल देगा। और एक लंबे संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के साथ और संयुक्त राष्ट्र की सहायता के साथ दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की समस्या थी उससे बाहर निकला गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनकी सहायता की और उन्हें ऐसी स्थिति बनाने में मदद की जिससे कि मुक्ति आंदोलन को बनाए रखा जा सके, उनकी हेल्प की जिससे कि मुक्ति आंदोलन। रंगभेद में अश्वेत महिलाओं के अनुभव। हालांकि रंगभेद जो था वो गोरे और अश्वेतों के बीच में असामान्य नस्लीय भेदभाव था, लेकिन अश्वेत महिलाओं के जो अनुभव थे, जो वो अश्वेत पुरुष थे उनसे अलग थे, और अश्वेत महिलाओं के द्वारा सामने किए जाने वाले भेदभाव का विश्लेषण करते हुए कोई भी जाति, वर्ग और लिंग को एक ही समय में काम करते हुए देखा जा सकता है। जाति, वर्ग और लिंग को एक ही समय पर काम करते हुए देखा जा सकता है। महिलाओं के विश्लेषण में जो भेदभाव महिलाओं के साथ किया जाता था अश्वेत महिलाओं के साथ, एक लेखक ने इस भेदभाव को उत्पीड़न का ट्रिपल युग कहा है। अफ्रीकी समाज हमेशा एक विशिष्ट पितृसत्तात्मक समाज था, जहां पुरुषों का ही वर्चस्व था, पुरुषों के ही वर्चस्व को एक आदर्श के रूप में माना जाता था, और जहां पर केवल महिलाओं के हितों के बारे में नहीं कहा जाता था, केवल पुरुषों के हितों को ही मान्य रखा जाता था, पुरुषों के हित को मान्य रखा जाता था, उनके ही हितों को माना जाता था। महिलाओं के हितों को उन पुरुषों से जोड़ा गया था जिनके साथ वे अपने पति और पिता की तरह जुड़ी हुई थी, और उनके हितों को, महिलाओं के हितों को उनके परिवार, उनके पुरुषों के साथ ही जोड़ा गया था, जहाँ पर वे अपने पिता और अपने पति के साथ ही जुड़ी हुई थी। इसलिए महिलाओं के लिए विशेष अधिकारों को अप्रासंगिक या महत्वहीन माना जाता था। इसीलिए महिलाओं के विशेष अधिकारों को या तो अप्रासंगिक माना जाता था या महत्वहीन, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं है, ये माना जाता था। अश्वेत महिलाओं को भूमि या संपत्ति या अपने बच्चों की अभिरक्षा में अधिकार नहीं थे, और अश्वेत महिलाएं जो थी उनको अपनी भूमि में, अपनी संपत्ति में, अपने बच्चों की अभिरक्षा की कोई भी अधिकार नहीं मिलता था, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। कई अफ्रीकी समुदायों में लोबोला या दुल्हन की कीमत एक पति द्वारा भुगतान किया जाता था, यानी कि लोबोला या पत्नी की जो कीमत थी वो पति के द्वारा भुगतान किया जाता था, ताकि एक महिला को अपनी पत्नी के रूप में ले सके, ताकि एक पुरुष जो है वो महिला को अपनी पत्नी के रूप में ले सके, और परिणाम स्वरूप अपनी संपत्ति के रूप में। इन समाजों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बहुत आम थी, और इन समाजों में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती थी वो बहुत ज़्यादा आम थी, नेचुरल थी। घरेलू और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा काफ़ी आम थी, और घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक क्षेत्र में हिंसा जो थी वो काफ़ी आम थी, और अक्सर इसे कानूनी प्रणाली द्वारा अनदेखा किया जाता, कानून के द्वारा इसे अनदेखा किया जाता था, इग्नोर किया जाता था।
या महत्वहीन माना जाता था, उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी। और असवैध महिलाओं को जब वे अपने घर पर थीं, अपने पतियों के हाथों दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। और जो असवैध महिलाएं थी, जब अपने घर पर होती थी, तो जो उनके पति थे, उनके पतियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और दुर्व्यवहार का उन्हें सामना करना पड़ता था अपने पति का। और जो असवैध महिलाएं थी, जब वो अपने घर से बाहर निकल कर काम करने के लिए जाती थी, तो उनके जो कर्मचारी थे या उनके अधिकारियों के द्वारा, अजनबियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनका दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। और सार्वजनिक क्षेत्र जेंडर और नस्ल भेद पर आधारित क्षेत्र था, और सार्वजनिक क्षेत्र जो था वो जेंडर और नस्ल भेद पर आधारित था। जो सार्वजनिक रोजगार और श्रम क्षेत्र में असवैध महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता था, इन सार्वजनिक स्थानों के अंदर असवैध महिलाओं को अक्सर अपने नियोक्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। और जो असवैध महिलाएं थी, उनको अक्सर अपने जो नियोक्ता थे उनके द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उनके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं थी, और महिलाओं के पास अपनी कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं थी, कि उनको ये नहीं थी कि सिक्योरिटी नहीं थी कि उनकी नौकरी पक्की रहेगी या नहीं रहेगी। और उन्हें श्वेत घरेलू श्रमिकों को दिए जाने वाले पैसे का एक छोटा अंश भुगतान किया जाता था, और उनको पैसे का भी बहुत कम पैसा दिया जाता था उनके काम के बदले। और असवैध महिलाओं को उचित चिकित्सक सुविधाओं और देखभाल से वंचित कर दिया गया था। और महिलाएं जो थी, असवैध महिलाएं जो थी, उनको चिकित्सक यानी कि डॉक्टर की जो सुविधाएं होती हैं, उनकी जो देखभाल थी, उनसे भी वंचित कर दिया गया था। उनको भी वो सुविधाएं भी, डॉक्टर की सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। जबकि जो श्वेत महिलाएं थी, वो आधुनिक चिकित्सक सुविधा का लाभ उठा सकती थी, वो अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा सकती थी, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कर सकती थी, अच्छी सुविधाएं ले सकती थी। और असवैध महिलाओं के पास केवल दवा और उपचार के पारंपरिक रूप तक ही पहुंच थी। जिन असवैध आबादी वाले क्षेत्रों में जो आधुनिक चिकित्सक सुविधाएं दी गई थी, वह असवैध महिलाओं की आबादी के अनुपात में बहुत कम थी। जिनको दी भी गई थी डॉक्टर चिकित्सक सुविधाएं, वो जो उनकी आबादी थी उसके अनुपात में देखें तो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ही कम थी। और उन सुविधाओं या चिकित्सक देखभाल को महत्व नहीं दिया गया था, और उन सुविधाओं का या चिकित्सक देखभाल को महत्व भी नहीं दिया गया था, जो कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया था, चिकित्सा सुविधाओं पर, जो कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। और बहुत लंबे समय तक गर्भपात अवैध था, और बहुत लंबे टाइम तक अबॉर्शन करवाना अवैध। और कभी कभी महिलाएं जो थी, वो आत्म गर्भपात के लिए चली गईं, और जिसका महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसका उनके जीवन पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। 1954 के मूल पुनर्वास अधिनियम ने अफ्रीकियों को जोहानसबर्ग से बाहरी इलाके में भीड़भाड़ वाली टाउनशिप में बसने के लिए मजबूर किया, और लाखों असवैध और भारतीय नागरिकों को उनके घरों से हटा दिया गया। और लाखों जो असवैध थे और जो गैर गोरे थे, उनको और भारतीय नागरिकों को उनके घर से हटा दिया गया था, जो कि आमतौर पर शहरों के बीच बहुसंस्कृतिक माहौल में थे, उनको उनके घरों से हटा दिया गया था, और उन्हें टाउनशिप या होमलैंड में भेज दिया गया, जहां संसाधन और जगह दुर्लभ थी, उन्हें वहां भेज दिया गया जहां पर कि उनको संसाधन भी बहुत कम थे और जगह भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ थी, जगह भी बहुत कम थी। और हिंसा और अपराध प्रचुर मात्रा में थे, बहुत अधिक मात्रा में थे। जाति और संस्कृति के आधार पर कुछ समूहों को सीमित करने की इस प्रक्रिया ने असवैधों पर सरकार और उनकी एजेंसियों के अधिक से अधिक और आसान नियंत्रण को सुनिश्चित किया। और इसके कारण क्या हुआ, जो असवैध महिलाएं थी, उनकी स्थिति और ज़्यादा बदतर हो गई, और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि महिलाओं को निजी क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया। और यह कदम सस्ते श्रम को सुनिश्चित करने और साथ ही श्वेत और अश्वेतों के बीच समाज अलगाव बनाए रखने के लिए भी किया गया था, कि उनके दोनों के बीच में डिफरेंस रहे, इसके लिए भी किया गया था। और इस तरह की जो परिस्थितियां थी, वो इस क्षेत्र में जीने के तरीका ही बन गई, और महिलाओं ने धीरे धीरे इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर। और इस तरह की परिस्थितियों के कारण ही वो उनका जीने का तरीका बन गया, इन परिस्थितियों के क्षेत्र में ही जीने का उनका तरीका बन गया। और महिलाओं ने इसके खिलाफ धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी, हिंसा के खिलाफ, अपनी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, और खुद को संगठित करना शुरू किया, एकजुट करना शुरू किया महिलाओं ने। और उन्होंने काम करने के लिए बाहर निकल कर आर्थिक क्षेत्र में अपना जीवन नियंत्रण
लेना शुरू कर दिया और कभी कभी अवैध रूप से भी, जब उनके पास काम करने का लाइसेंस नहीं था, उन्होंने कानून की अवहेलना करी और अपने लिए काम ढूंढा। शहरी क्षेत्रों में गई वो काम करने के लिए और धीरे धीरे वे सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रतिरोध दिखाने लगी और कई महिलाओं ने विवाह के प्रथागत नियमों का उल्लंघन किया और आम कानून के अनुसार शादी की। जो प्रथागत कानून बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, उनका उल्लंघन किया और आम कानून के अनुसार ही महिलाओं ने शादी की और असवैध महिलाएं भी खुद को संगठित करने लग गईं और विरोध के रूप में इस तरह के भेदभावों के खिलाफ विरोध करने के लिए बाहर आई। इन्होंने विरोध किया। इस तरह के जो कानून चल रहे थे, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उसके खिलाफ आई, उन्होंने विरोध करना उसका शुरू किया और 1952 में महिलाओं ने एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध अवज्ञा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका नेतृत्व रंग भेद की प्रणाली के खिलाफ विरोध करने के लिए किया गया था और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। बाद में महिलाओं ने कई विरोध प्रदर्शनों और संघर्षों में भी भाग लिए। बाद में महिलाओं ने कई विरोध जो हो रहे थे और कई जो प्रदर्शन संघर्ष हो रहे थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अंत में रंग भेद की जो नस्लवादी नीति थी उसको समाप्त करने में योगदान दिया। रंगभेद विरोधी आंदोलन में महिलाओं की इस सक्रिय भागीदारी के बावजूद लोग शायद ही कभी उन महिला नेताओं के नाम जानते होंगे। महिलाओं के इतने रंगभेद के लिए इतने आंदोलन किए, बट उसके बावजूद, उनकी भागीदारी के बावजूद शायद ही कुछ ही लोग होंगे कुछ जो उन महिला नेताओं के बारे में जानते होंगे, उनके नाम को जानते होंगे, जिन्होंने इन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि दुनिया नेशनल मेडल और D2 जैसे लोगों को शांति, प्रेम और समानता के समर्थकों के रूप में याद करती है। हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाएं जो हैं वो प्रभावशाली नारीवादी आंकड़े लगातार साहित्य के दायरों में फिसल गए। साथ साथ दुनिया भर में जो दक्षिणी अफ्रीका की छवि और समझ थी उससे भी बाहर हो गए। वास्तव में सभी जातियों और पृष्ठभूमि में अनगिनत महिलाओं ने मुक्ति संघर्ष में अपने पुरुष समकक्षों के रूप में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन महिलाओं ने 20वीं शताब्दी के दौरान और वर्तमान में दक्षिणी अफ्रीका में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के लिए खुद को अमूल्य साबित किया। ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें और अपने क्वेश्चन को पॉइंट वाइज ही लिखें। दैट्स ऑल फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।